Good morning viewers, you're now watching Hornbill TV. JMM MP Mahua Mahaji said that the Jharkhand government acted swiftly over the alleged irregularities and corruption in the JPSC and JSSC examinations and stated that the chairman concerned was made to resign immediately and that action has been initiated against all those allegedly involved. Mahaji added that CID has been entrusted with the investigation and is actively probing the matter. देखिए ऐसा है ना कि जिनकी वजह से मैंने जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वहाँ के चेयरमैन उनका ख्यांगती जी उनका ऑलरेडी रेजिग्नेशन ले लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई की है। यहाँ मतलब वेट नहीं किया है कि पहले कोई इसके खिलाफ बोले या कुछ करे, तुरंत उनका रेजिग्नेशन लिया है। सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सीआईडी को वहाँ की जो सीआईडी है उनको भी जिम्मेदारी दे दी गई है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, इसके पहले भाजपा का कार्यकाल था करीब 17-18 साल। हमारे यहाँ 2000 में झारखंड बना। 17-18 साल में कई मुख्यमंत्री बने भाजपा के। आप एक बार इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कितनी गड़बड़ियां हुई वहाँ एजुकेशन में, कितना सेशन लेट था, छात्र कितने प्रताड़ित हुए और उन बातों को ये भूल गए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी वहां आकर उसे सुधार रहे हैं। लगातार एजुकेशन सिस्टम वहां सुंदर हो रहा है। आपको मैं बता दूं, यहाँ तो जैसे नीट वगैरह का जो एग्जाम होता है उसके लिए स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं अपने घर के खर्च पर। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की फ्री कोचिंग करवा रहे हैं, वो सरकारी खर्च पे, और उनको रहने का, भोजन करने का, और कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट से टीचर और वहाँ के लोग आके उनको पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था नीट के लिए नहीं है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम एक्सीलेंस स्कूल उन्होंने खोला है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि मरंग गोम के स्कॉलरशिप योजना है छात्रों के लिए, उन मेधावी छात्रों के लिए जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में जाकर पढ़ते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान में हमारे बच्चे सरकारी खर्च पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में वो लगे हुए हैं। लेकिन पहले जो भाजपा के कार्यकाल में झारखंड में जो घुन लग गया था एजुकेशन सिस्टम में, वो घुन जो है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है और उसी कड़ी में शायद ये लीक हुआ होगा। हम सबकी संवेदना छात्रों के साथ है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए लगे हुए हैं और बहुत जल्द जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा वहाँ दी जाएगी। और आने वाले समय में कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि छात्रों को और कभी ऐसा सफर करना पड़ेगा। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कल राज्यसभा के अंदर भी बिल पास हो गया और प्रधानमंत्री ने उसके बाद वीडियो भी पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे और कहा कि पूरी तरीके से सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है और ये कड़े से कड़े कदम उठा के ये हमें दिखाया। देखिए, ये कानून बना है, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कठोर कानून सिर्फ बना देने से समस्या का हल नहीं होता। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए जवाबदेही चाहिए जो उस पद में है। मैं आपको बताऊं कि इसी दिल्ली में निर्भया कांड जब हुआ था तब पूरे देश में आंदोलन हुआ था, दिल्ली में आंदोलन हुआ था, कड़े से कड़े कानून बनाए गए। लेकिन उसके बाद क्या देश में रेप की घटनाएं रुक गई थी? क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ कानून बना है, कानून अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये तय करना होगा जो जवाबदेही जिनकी है उन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग उनकी करनी होगी और उन्हें भी इस पर ध्यान रखना होगा कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। कल मैंने राज्यसभा में कुछ सुझाव भी दिए हैं, दूसरे कंट्रीज में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को सुधारा गया है उससे भी थोड़ी सी सलाह ले ली जाए, उस तरह के देशों में देखा जाए कि आखिर वहाँ क्या व्यवस्था है और उसके बाद यहाँ और भी सुधार किया जा सकता है। Thank you. TMC MP Kirti Azad criticized the BJP's privilege notice against Lok Sabha LP Rahul Gandhi, saying it should instead have been moved against Union Home Minister Amit Shah. He questioned the roles played by senior ministers during the introduction of the bill, alleging that parliamentary responsibilities were not carried out as expected. प्रिविलेज मोशन तो माननीय अमित शाह जी के खिलाफ होना चाहिए। परिस्थिति ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को बिल प्रोड्यूस करना चाहिए था वह जितेंद्र सिंह ने किया, जो अमित शाह जी को करना था वो नित्यानंद राय ने किया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो प्रिविलेज मोशन किसी के खिलाफ ले आने से तो कुछ होता नहीं है ना। प्रश्न ये है कि ये अपनी मर्जी से पार्लियामेंट चलाते हैं, अपने मर्जी से जो चाहते हैं वो डिबेट तय करते हैं। पहले स्पीकर साहब ने कहा था कि जो ये बिल आ रहा है कि इसके ऊपर कोई भी आगे एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, उस पर आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं।
वो उनका स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, उसमें ये बात रखी है। जो गोली चली है दूसरी हुई, जब वहां गए तो उन्होंने कहा नहीं, केवल बिल पर बोलिए। यह चाहे जो मर्जी बोले, जवाहरलाल नेहरू को अय्याश बोल दें तो वो रिकॉर्ड में रहे, क्या वो असंसदीय नहीं है? तो इनकी मर्जी से जो चलता है चलता है। प्रिविलेज मोशन तो बीजेपी के हर एक एमपी के ऊपर आना चाहिए। अब मैंने ये कहा बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, अब दोनों ही नहीं आ रहे पार्लियामेंट में। बड़े मियां तो आते ही नहीं थे और छोटे मियां आ ही नहीं रहे हैं। क्या है, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? BJP Delhi spokesperson Nitin Tyagi alleged that the son of an AAP MLA from Delhi cantonment and his supporters assaulted a flower vendor and her family after a dispute over an unpaid bouquet. The BJP has demanded strict action, accused the AAP leadership of remaining silent and said it will approach the DCP Southwest in support of the victim. देखिए, सिर्फ समर्थक नहीं, उनका बेटा भी इन्वॉल्व है, वो खुद भी इन्वॉल्व है। उनके एक समर्थक ने 18 जुलाई का केस आता है कि जाके जो रोड साइड में जो फूल का बुकेज का वो लगाते हैं, उससे एक बुके लिया, एक फूलों का गुलदस्ता लिया, पैसे देने से मना किया गुंडागर्दी में। उस महिला ने जब ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद में कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ लोगों से कह के उनका वो जो ठिया था वो हटवा दिया गया वहां से। वो लोग शिकायत करने के लिए वीरेंद्र कादियान जो एमएलए है वहां का, उसके ऑफिस में गए। वहां पे उस महिला के ऑब्जेक्ट करने पे उसके साथ मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, उसके पति को मारा गया। महिला की गोद में 2 साल का बच्चा था, उसे उसकी गोद से छीन के जमीन पे फेंक दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल, वैसे तो अरविंद केजरीवाल को क्या बोलूं, उसने तो अपने घर पे अपनी सांसद को पिटवाया था, पर इस अरविंद केजरीवाल को जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उल्टी सीधी, उसको ये शर्म आनी चाहिए कि अब तक उसने अपने विधायक को सस्पेंड नहीं किया। उसने इसके विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। कल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन जाएगा डीसीपी साउथ वेस्ट के ऑफिस में और जाके सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। लेकिन हमें ये आज सोचना पड़ेगा, ये फैसला लेना पड़ेगा कि इस तरीके के लोग अगर जनप्रतिनिधि बने हुए हैं दिल्ली के अंदर तो उन्हें बर्दाश्त ना किया जाए। अरविंद केजरीवाल को इसके खिलाफ खुद कार्रवाई लेनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस, मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस महिला के साथ में है और उसके साथ जो भी परेशानी होगी, जो भी होगी, उससे बात करके उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाता है और अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप बैठा हुआ है, ये बहुत अजीब सी बात है। Uttar Pradesh Cabinet Minister Manoj Kumar Pandey praised Prime Minister Narendra Modi's commitment to protecting students through strict action against exam malpractices, including the anti-paper leak law. He also backed the spirit of the Vande Mataram bill, lauded Sant Ravidas' legacy and the renaming of the Bhadohi as Sant Ravidas Nagar. मंत्री जी का हमारे देश के स्टूडेंट्स, नीट परीक्षार्थी और जितने भी परीक्षाओं में प्रतिभागी हैं, उनके प्रति उनकी संवेदना, उनकी जो है उनका लगाव, उनके प्रति उनकी भावनाओं को बहुत स्पष्टता से सामने ला रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार यहीं से नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार देश के भविष्य का, देश के आने वाली नौजवान पीढ़ी का, देश की इस जवानी का सदैव उन्होंने सम्मान किया और वो इस मत के सदैव रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति है उसको स्थान मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार जो नीट परीक्षाओं में कहीं लीकेज हुई, हमारे छात्रों को, हमारे देश के रहने वाले तमाम लोगों को जो इससे दिक्कत है, वो उससे दुखी भी हुए। इतने कठोर कदम उन्होंने लिया है और लेकर के एक संदेश देश में दे दिया है कि अगर हमारे छात्रों के साथ किसी ने भी उनके हितों में कहीं भी दखलंदाजी करने का काम किया, वो जमीन दोष हो जाएगा। कानून इतना मजबूत बनाया है कि उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी जिन्होंने हमारे छात्रों के हक और हकूक के साथ कहीं खिलवाड़ करने का प्रयास किया। वंदे मातरम बिल पास हुआ के लिए गर्व का समय है, गर्व का विषय है। और मैंने कहा वंदे मातरम हम सबकी प्रातः है, हम वंदे मातरम हम सबकी दोपहर है, वंदे मातरम में ही हम सोते हैं, वंदे मातरम में ही उठते हैं। वंदे मातरम हम देश के रहने वाले लोगों को सम्मान, स्वाभिमान, देशभक्ति, देश के साथ खड़े होने को सिखाता है। अपने माँ को नमन करने के लिए वंदे मातरम का हम सब गीत गाते हैं। माँ के लिए गीत गाना कितना हम सब के लिए सम्मान का प्रतीक है, इसको भारत में रहने वाला 135 करोड़ व्यक्ति महसूस कर सकता है। भदोही जिले का नाम, बहुत आभार, उनका बहुत अभिनंदन करना चाहिए। संत रविदास जी का
इस देश के प्रति जो सेवाएं हैं, जो इस देश के प्रति त्याग है, तपस्या है, उसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। संत रविदास जी के जहाँ चरणों में हमसे प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। सनातन से लेकर के देश में समता, समानता और देश में सबको एक साथ खड़े होने का जो आशीर्वाद और रास्ते संत रविदास जी ने दिखाया है, उनको फिर याद करने का मौका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भदोही जनपद का नाम बदल करके संत रविदास नगर रखा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहते हैं, सबके यहाँ लगता है। पोस्टर लगाने का सबको अधिकार है, आप भी पोस्टर लगा सकते हैं। सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई टिकट नहीं है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में और इस डेमोक्रेसी में आपके राजनीतिक सपनों को पूरा करने का काम वो देश की जनता करेगी। गांव में खड़ा हुआ, मेड़ पर खड़ा हुआ किसान तय करेगा, नौजवान करेगा, छात्र करेगा, गरीब करेगा, कमजोर करेगा, व्यापारी करेगा, अगड़ा करेगा, पिछड़ा करेगा, दलित करेगा। यह निर्णय हमारी माताएं बहनें करेंगे। यह निर्णय किसी कार्यालय पर पोस्टर लगने से उस पोस्टर को देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि देश की जनता करती है। और देश की जनता लगातार, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इन सारे राज्यों को आप देख लीजिए, लगातार जनता अपना निर्णय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के पक्ष में कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त करे। उसे विश्वास है देश सुरक्षित हाथों में है, देश एक मजबूत हाथों में है। आज देश की सुरक्षा, देश के सम्मान को कोई आंख नहीं दिखा सकता जब तक भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये देश का विश्वास है। Defence Production Secretary Sanjeev Kumar addressed a national seminar in Pune on military explosives and propellants, focusing on safety, regulatory compliance and key issues related to defence production. उलट चॅनल धन्यवाद सर्व मीडियाचे मित्रांच्या। आज या ठिकाणी आपण सर्व जो एक्सप्लोजिव्ह आणि प्रोपेलंट इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या इंडस्ट्रींची बरोबर एक चर्चासत्र ठेवलेलं आहे। त्याचे मागचे कारण आहे की सेफ्टी कशी वळवावी त्यांच्या इंडस्ट्रीमध्ये, टेक्नॉलॉजीचा कशा वापर करावा, आणि त्या अनुषंगाने इतर पण चर्चा होणार आहे की या क्षेत्रामध्ये काय काय पुढे अपॉर्च्युनिटी येत आहे, भारतामध्ये काय येत आहे, भारताच्या बाहेर कोणकोणती अपॉर्च्युनिटी येत आहे, आणि ती अपॉर्च्युनिटी कशी आपण त्याचा उपयोग करून आपली स्वतःची इंडस्ट्री उभी करावी। इंडस्ट्री उभी करताना काय काय लायसन्स लागतात, काय काय प्रक्रिया असते, त्या प्रक्रियामध्ये त्या प्रक्रियाचे ज्ञान लोकांना देणार आणि ज्या इंडस्ट्री आहे त्यांचे सुझाव पण घेणार की ती प्रक्रिया कशी अजून सोपी करावी। ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जो मान्य पंतप्रधानांचा जो उद्देश आहे ते ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये त्यांचे सजेशन घेऊन दिवसभर जे चर्चा होईल त्यामध्ये टेक्निकल सॉल्युशन, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सॉल्युशन, सेफ्टी पॅरामाउंट करून कशा इंडस्ट्रीला पुढे घेऊन जायचे जेणेकरून भारताची जरूरत आणि सध्या भारताचे बाहेर जे एक्सपोर्ट करण्याची भरपूर संधी आहे त्या संधीचा उपयोग करून आपल्या इंडस्ट्रीला वाढवता येईल आणि आपल्याकडे चांगल्या इंडस्ट्री कायमस्वरूपी नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बट ऑल्सो टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर डिफेन्स फोर्स क्रिएट करता येईल। या अनुषंगाने आजच्या हे सेमिनार DGQAचे माध्यमातून आमच्या डिपार्टमेंटने इथे पुण्याला ठेवलेलं आहे। पुण्यामध्ये अशी इंडस्ट्री भरपूर आहे आणि याच्या पुण्याचे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये पण भरपूर आहे, म्हणून या ठिकाणी निवडलेलं आहे। DRDOची लॅब पण या पुणे सिटीमध्ये काम करतात त्या क्षेत्रामध्ये, म्हणून या ठिकाणी निवडला होता। थँक्यू व्हेरी मच, आप सर्वांचे आभार। आणि सर तुम्ही तुमच्या स्पीचमध्ये ऑर्डिनन्स पॅकेजच्या सेफ्टी आणि कम्प्लायन्सेस बद्दल बोलता की असे मिटिगेशन आहे की एलिमिनेट करायला पाहिजे असे इन्सिडेंट जे होतात एक्सप्लोजनचे, जसे भंडारामध्ये खूप मोठं झालेलं किंवा इटारसीमध्ये होतं, तर त्या संदर्भामध्ये आपण काय स्टेप्स ऑर्डिनन्स पॅकेजला आपण गाईड करतो? ऑफ कोर्स दे वुड बी, दिस ऑल ऑफ दिस हे सर चर्चा होणार आज। या मागे पण चर्चा झाली होती। ते जो 2 स्पेसिफिक तुम्ही इन्सिडेंट सांगितलं त्याबद्दल MIL जो कंपनी आहे ते स्पेसिफिक इम्प्लिमेंटेशन प्लान आहे त्याच्यावर ते करत आहे आणि DDP त्याच्यावर कंट्रोल करत आहे। आणि आपण जे विचारताय की मॉडर्न टेक्नॉलॉजी वापरून कशा पद्धतीने अजून याला स्ट्रॉंग करता येईल त्याच्यावर चर्चा सुरू आहे आणि हे सर्व लोक
तज्ञ लोक ठरवतील की कशाही करता येईल आणि मग जे काही रोडमॅप तयार होईल ते नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर बट प्रायव्हेट सेक्टर पण त्याला इम्प्लिमेंट करेल. सर, जगभरात आता सध्या युद्धजन्य परिस्थिती आहे. हिंदी में अशा दुनियाभर में अरे मराठीत बोला ना, मराठीत बोलू शकतो तो पण हे समजू शकतो. अच्छा तेरा तुमच्या चॅनलवर हिंदीतला आहे का? सो सर, ये भारत में काफी तो किस प्राइवेट सेक्टर भी इसमें है, तो सुरक्षा को लेकर जो आज आपकी ये सेमिनार हुआ है उसमें खास करके जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए क्या कुछ हिदायत दिया आपने, सुझाव दिए हैं, तो उनके लिए कुछ खास किया है? क्योंकि गवर्नमेंट है अपने ओर से करती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर नए से आ रहा है उनके लिए क्या करें? जवाब हिंदी में चाहिए? नहीं, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अलग अलग नहीं है, दोनों इंडस्ट्री है, दोनों में एक साथ ही करना है और जो करना है दोनों के लिए एप्लीकेबल है. तो गाइडलाइन बहुत क्लियर है, सीफी की गाइडलाइन है, पैसों की गाइडलाइन है, इम्प्लीमेंट सब कर रहे हैं. उसमें और कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके इम्प्रूवमेंट किया जाए, सेफ्टी भी बढ़े, जगह जो लगती है उसकी भी कम जगह में वही इंडस्ट्री लगा पाए, इसके लिए सारी आज चर्चा शुरू है. और बहुत अच्छी बात है कि इस समय एक्सपोर्ट हमारा बहुत बढ़ रहा है, वर्ल्ड ओवर मार्केट में उसकी डिमांड है और जरूरत भी है. तो ये जो संधी मिली आहे या संधीचा वापर करून मग ते पुढे जाते. 25-26चे जर आकडे घेतले तर जवळजवळ 1,76,000 करोडच्या डिफेन्स प्रोडक्शन झाला होता, त्यापैकी जवळजवळ 25% प्रायव्हेट सेक्टरमधून आला होता. आपण ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डच्या सेफ्टीबद्दल बोलतो, प्रायव्हेट सेक्टरमध्येही आता प्रोडक्शन होत आहे आणि काही दिवसांपूर्वी नागपूरमध्ये 2 अपघात झाले प्रायव्हेट सेक्टर्समध्ये, ज्याच्यामध्ये कामगारांचेही मृत्यू झालेले आहेत. तर मग आणि महाराष्ट्र सरकारने म्हटलं होतं की 2008चे जे एक्सप्लोजिव्ह रूल्स आहेत ते खूप ब्रॉड आहेत. तर मग आपण कोणतं सिंगल फ्रेमवर्क तयार करण्याच्या विचारात आहोत काय, जे बोथ प्रायव्हेट आणि पब्लिक सेक्टरला इक्वली अप्लाय होईल? तेच आज चर्चा होती ना, त्याच्यावर चर्चा चालू आहे. सध्या सिंगल फ्रेमवर्कच आहे, दोघ्या ते इंडस्ट्रियल लायसन्सचे तहत येत आहे आणि त्या विषयावर चर्चा सुरू आहे की कशा याला स्ट्रेंथन करावं. थँक्यू व्हेरी मच. The BJP in Kerala has leveled serious allegations of irregularities in the Kerala Public Service Commission recruitment process. Addressing a press conference in Thiruvananthapuram, senior BJP leader P.K. Krishnadas demanded a fair and transparent probe into the LHPSC examination scam. സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ PSC പിരിച്ചുവിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് BJP ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, പിണറായി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ PSCയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും CBI കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. PSCയെ പൂർണ്ണമായും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും കേഡറുകളെയും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരെയും തിരികെ കയറ്റിയതുപോലെയാണ് ഇടത് ദുർഭരണകാലത്ത് PSCയിലും നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് CBI അന്വേഷണത്തിന് BJP ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഗുരുതരമായ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ PSC നടത്തിയ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച്, മൂല്യനിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ച്, അതേപോലെ റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും നിയമനത്തെക്കുറിച്ചും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നിയമസഭക്കകത്തും പുറത്തും ഉന്നയിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുന്നത്? നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി.ഡി. സതീശനും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ ചില അന്തർധാരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കസേരയിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പദവിയിലൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി, അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പക്ഷേ ആ അന്തർധാര ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് PSCയിലെ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച്, ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച്, തീവട്ടിക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആകെ നടത്തുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. ആ ക്രമക്കേടുകളെന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണ്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു, കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണ് ഈ PSC എന്ന് പറയുന്നത്. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലാണ് തീവട്ടിക്കുള്ള ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.